स्वागत है साथियों। हमने अपनी पिछली क्लासेस में हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों के विषय में पढ़ा जो यूपी हायर के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अब काव्य खंड के अंतिम अवस्था में पहुंच के हम जिन दो महत्वपूर्ण कवियों के विषय में पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका नाम है नागार्जुन और सुदामा पांडे धूमिल। इन दोनों कवियों के विषय में जो आलोचकीय तथ्य हैं, उनके साहित्य और जीवन के संदर्भ में जो तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को देखते हुए पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं का अध्ययन ही भी हम इस क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नागार्जुन के साथ। पहले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन के विषय में जो तथ्य आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म वर्ष 1911 ईस्वी है। तरौनी ग्राम, दरभंगा, बिहार, ये ध्यान रखना है। इनके विषय में बच्चन जी ने लिखा कि ये जन्मना कवि हैं, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी हैं। ठीक है, विचारतः मूलतः क्या है? मार्क्सवादी। ध्यान रखेंगे, प्रकृति से घुमक्कड़ हैं, जन्मना कवि हैं और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। ये बच्चन जी लिख रहे हैं। तो बच्चन जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में नागार्जुन के विषय में और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। वे लिखते हैं कि नागार्जुन मूलतः मार्क्सवादी हैं, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं, यानी विचार की परिधि में बंधे हुए नहीं हैं नागार्जुन। मार्क्सवाद की सीमा के बाहर भी वो दुनिया, जगत और मनुष्य के जीवन को देखने के पक्षधर हैं। यानी पूरा एक मैनिफेस्टो पे ही चलने वाले कवि नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि प्रयोगवाद के विषय में बच्चन जी ने लिखा कि ये पूरी तरह से प्रायोजित किस्म का जो होता ना कि पोस्टरीय कविता, इस तरह की कविताएं उस दौर में लिखी जा रही थी, उससे बाहर भी वे झांक लेते हैं, ये बच्चन जी कह रहे हैं। आगे बच्चन जी लिख रहे हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों में भी कौन से? अहिंसा का सिद्धांत और हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, उनकी आस्था नहीं थी, यानी इसमें विश्वास नहीं रखते थे नागार्जुन। किंतु उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक कविता लिखते हैं और उसकी पंक्ति को बच्चन जी ने उद्धृत किया है कि व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में तुम ही जाज्वल्यमान हो। व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में तुम ही जाज्वल्यमान हो। ये गांधी जी के मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उस दौर में उन्होंने ये कविता लिखी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, ये नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं नागार्जुन जी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जो संपूर्ण क्रांति के नाम से इनका आंदोलन जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी होने के कारण जेल यात्रा भी करनी पड़ी नागार्जुन को। सक्रिय रूप से इस आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल थे, किंतु उसी आंदोलन को उन्होंने खिचड़ी विप्लव और संपूर्ण क्रांति भी कहा है। ये ध्यान रखना है। नागार्जुन अपने काव्य की घोषणा या अपने कवि होने की जो घोषणा है वो किस रूप में लिखते हैं कि प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति किसकी है? ये नागार्जुन की पंक्ति है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आजकल बच्चन जी की पुस्तक या नगेंद्र की पुस्तक से पूछे जाते हैं, उनका यहाँ पे हम कलेक्टिव ढंग से वन लाइनर के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, जो यूपी हायर के पाठ्यक्रम में आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जो कविताएं लगी हैं, कविताओं के साथ साथ उन रचनाकारों के विषय में भी महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य के इतिहास वाले खंड से भी जरूरी है तैयार करना, तो हम इसे देख रहे हैं। बच्चन जी ने लिखा कि सब मिलाकर उनके 20 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये बच्चन जी की पुस्तक में लिखा हुआ है। आगे वे लिखते हैं कि उनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय है, यानी किसी दल से संबंधित है, किसी पार्टी की विचारधारा जैसी लगती हैं, उबड़ खाबड़ है, पोस्टरों पे प्रयुक्त होने वाली कविताएं हैं। तो बहुत सारी कविताएं इस ढंग की हैं, ये बच्चन जी लिख रहे हैं। तो बच्चन जी दरअसल नागार्जुन या इस दौर के धूमिल हो गए या रघुवीर सहाय हो गए, दुष्यंत, इन सब के ऊपर शुक्ल जी तो टिप्पणी नहीं कर सकते थे, उनकी सीमा है, 1941 में उनका निधन होता है। लेकिन उसके ये लोग नई कविता और प्रयोगवाद और अस्तित्ववाद के दौर के या वाम कविता के दौर के कवि हैं, तो इन कवियों पर नागेंद्र और बच्चन जी जैसे आलोचक ही लिख सकते थे, हिंदी साहित्य के इतिहासकार ही लिख सकते थे। तो उन्हीं के कथनों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे और देखते हैं कुछ कविताएं जो शामिल हैं पाठ्यक्रम में, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ हम बातें करते हैं। जैसे अकाल और उसके बाद, ये कविता पाठ्यक्रम में शामिल है। अकाल और उसके बाद ये कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो आपको ध्यान रखना है, सतरंगे पंखों वाली।
सतरंगे पंखों वाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959 ईस्वी है। तो इस काव्य संग्रह में अकाल और उसके बाद कविता संकलित है, ध्यान रखेंगे। हजार हजार बाहों वाली कविता संग्रह से भी कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1981 है। ठीक, आगे देखते हैं। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है ये कविता किस काव्य संग्रह में है? तो ध्यान रखेंगे, युगधारा। युगधारा 1953 में प्रकाशित है, नागार्जुन जी का काव्य संग्रह। उसी में बहुत प्रसिद्ध चर्चित कविता बादल को घिरते देखा है संकलित है। एक कविता और पाठ्यक्रम में है, गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियाँ कविता वात्सल्य का नमूना है, ये बच्चन जी लिख रहे हैं। यानी एक पिता द्वारा अपनी एक 6 साल की छोटी जो बच्ची है उसके ऊपर जो उसके वात्सल्य से आह्लादित होकर के, वात्सल्य से परिपूर्ण होकर के वो जो कविता लिखते हैं गुलाबी चूड़ियाँ, कि एक छोटी सी लड़की का पिता है और ट्रक का ड्राइवर है, तो क्या हुआ, छोटी छोटी चूड़ियाँ जो ट्रक के ड्राइवर के सामने वो बेटी ने जो बांध रखे हैं वो बार बार हिल हिल करके ड्राइवर के आंखों के सामने आते हैं, तो उस पर उन्होंने कविता लिखी हुई है। तो बहुत अच्छी कविता है, पढ़िए, बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी कविता है, वात्सल्य का एक नमूना है, ये बच्चन जी लिख रहे हैं। अगला फैक्ट है, नागार्जुन जी की कौन सी कविता जमूरा शैली और बतकही के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, एक नेवला कविता है नागार्जुन जी की, वो जमूरा शैली और बतकही के लिए प्रसिद्ध है, ये बच्चन जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नेवला, कटहल, ऐसे सामान्य से सामान्य विषयों पर, वस्तुओं पर, जीवों पर उन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं। तो कटहल की पर भी एक कविता है नागार्जुन की, नेवला पर भी है, और नेवला वाली कविता जमूरा और बतकही शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको कहीं और बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि जो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, जो प्रकाशन वर्ष है, उसके अलावा हट करके गंभीरता से कोई नहीं बताता किसी रचनाकार के बारे में कि किसी आलोचक ने, किसी इतिहासकार ने क्या कहा है फला कवि के विषय में। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध कविता और है, प्रेत का बयान। प्रेत का बयान और मास्टर उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, इसे ध्यान रखेंगे। 2 कविताओं के नाम भी ध्यान रखिए, ये बच्चन जी की पुस्तक में लगातार इसका जिक्र भी है, इसकी पंक्तियां भी हैं। ठीक है, आगे है कि नागार्जुन की भाषा कैसी थी। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ऐसे पूछे कि नागार्जुन की भाषा किस प्रकार की थी, अलग अलग टाइप दे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो भाषिक मुहावरे हैं वो ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहाँ पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ है, यानी संस्कृत की पदावली जैसा मिलता है इनके काव्य में, लेकिन उस पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ है, ये बच्चन जी कह रहे हैं। अब देखते हैं नगेंद्र जी ने भी कुछ कहा होगा नागार्जुन के विषय में, हमें थोड़ा सा उसे भी देख लेना चाहिए। नगेंद्र जी लिखते हैं कि नागार्जुन ने बहुत सारी कविताएं उद्बोधन परक भी लिखी हैं, और जो उद्बोधन परक उनकी रचनाएं हैं काव्य तत्व की दृष्टि से बहुत हल्की हैं। कह रहे हैं कि उद्बोधन परक जो कविताएं हैं, जैसे रविंद्र के प्रति, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इस तरह की जो कविताएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो उद्बोधन परक कुछ रचनाएं हैं नगेंद्र जी ने बताई है वो काव्य तत्व की दृष्टि से हल्की हैं। चलिए आगे देखते हैं। बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, पाषाणी आदि नागार्जुन की उत्तम प्रगतिवादी रचनाएं हैं या कविताएं हैं। यानी जिन कविताओं के विषय में आप जानते हैं, जिनसे आप जिन्हें आपने पढ़ करके नागार्जुन को समझा है, वो कविताएं उत्तम प्रगतिवादी कविताएं हैं, ये बात नगेंद्र जी लिख रहे हैं। तो इन कविताओं के नाम भी आप लगे हाथ ध्यान रखिएगा कि ये नागार्जुन के, ताकि आप शीर्षकों से पहचान जाएं। नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि भूमिजा नाम की एक कविता उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित की गई, ये एक लंबी कविता है, और इसका संपादन किसने किया है? इसका संपादन किया है शोभाकांत और सोमदेव ने। जब नागार्जुन जी की मृत्यु हो गई तो इन दोनों ने मिलकर भूमिजा नाम की इस लंबी कविता का संपादन करके प्रकाशित कराया। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको नागार्जुन के विषय में मिले, जो कि नगेंद्र और बच्चन जी की पुस्तक में उद्धृत हैं, उसमें लिखे गए हैं। तो उसका सार और निचोड़ रूप में हमने आपको यहाँ पे बताया, ताकि आप समझ पाएं। यदि आपने नहीं पढ़ा बच्चन जी की पुस्तक को, नगेंद्र जी की पुस्तक में नागार्जुन के विषय में क्या लिखा है नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पे समझ पाएं। इसी क्रम में अब हमारे दूसरे कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल की जो जीवन अवधि है उसे आपको ध्यान रखना है, 1931 से
1986। 1931 में संभवतः कृष्णा सोबती का भी जन्म वर्ष है। तो सुदामा पांडे धूमिल का 1931 में है, 86 तक ये वर्तमान थे। ये आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि हैं, ये बच्चन जी लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि हैं धूमिल। धूमिल के विषय में बच्चन जी लिख रहे हैं कि धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी है। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। ये तथ्य, ये कथन बच्चन जी का है। तो कभी भी पूछे कि धूमिल के काव्य परिदृश्य पर धूमिल के उदय को धूमकेतु किसने कहा है, तो बच्चन जी ने कहा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धूमिल के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। बच्चन जी लिख रहे हैं कि पर धूमिल एक छोर पर आधुनिकता से बंधे थे तो दूसरी छोर पर अराजकता से। यानी एक छोर उनकी कविताओं का, उनके विचार का क्या था, आधुनिकता से बंधा हुआ था, आधुनिकतावादी थे। लेकिन दूसरी तरफ अराजकता में, भाषा में भी उनकी अराजकता दिखाई पड़ेगा, विचारों में भी। तो अलग अलग तरीके से वो चोट करने के लिए कई अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं कहीं कहीं पे, जो समाज की दृष्टि से स्वीकृत नहीं है। जो समाज शुद्धतावादी दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को देखता है, उसे धूमिल के कहे हुए कुछ कुछ पंक्तियों पर आपत्ति हो सकती है। उन पंक्तियों का जिक्र करना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, लेकिन आप बच्चन जी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको ये बात दिखाई पड़ेगी, वहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है। इनकी रचनाओं के विषय में बात करें तो धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित है। कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 3 कविता संग्रह हैं धूमिल जी के। ध्यान रखेंगे इन सभी का। संसद से सड़क तक का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। नक्सलबाड़ी कविता, एक बहुत प्रसिद्ध कविता इनकी है नक्सलबाड़ी। इसका प्रकाशन या इसका संकलन किस कविता संग्रह में है, तो संसद से सड़क तक जो 1972 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है, उसी में ये कविता संकलित है। और नक्सलबाड़ी से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं धूमिल। आज भी चर्चा में अगर कोई उनकी कविता है तो मोचीराम, पटकथा और नक्सलबाड़ी, तो इन तीनों कविताओं को आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ काव्य पंक्तियों के विषय में भी देखेंगे हम। अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे धूमिल के विषय में जो कुछ भी होगा उनके काव्य के विषय में आप बातें जान जाएंगे। जैसे भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। कोई हथेली भूख से रिरिया रही होगी, फैली होगी किसी के सामने, तो दया का प्रतीक है। और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम क्या है? नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी एक स्थान था जहाँ पे आंदोलन हुए, जिसमें बहुत बड़े प्रतिरोध हुए। लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो उसे वामपंथी चेतना का एक प्रतीक के रूप में मान लिया जाता है नक्सलबाड़ी को। तो नक्सलबाड़ी पे ही कविता लिखी है धूमिल ने। ठीक है, तो ये पटकथा कविता की पंक्तियां हैं, ध्यान रखना है कि भूख से रिरियाती हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। अगला तथ्य, बच्चन सिंह के अनुसार धूमिल की कविता मोचीराम, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल कविता है, कदाचित उनकी सर्वोत्तम कविता है। तो बच्चन सिंह के अनुसार सारी कविताएं एक तरफ और मोचीराम कविता धूमिल की वो सर्वोत्तम कविता मानी जा सकती है। किस दृष्टि से? कि वो निहायत संयमित है, कहीं उग्र नहीं है, कहीं भी उस तरह की, जैसे हमने कहा दलीय या पोस्टरी कविताएं जो प्रगतिवादी दौर की थी या ऐसी उग्र ढंग की नहीं थी। निहायत संयमी, निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई। तो जो अराजकता की बात की हुई है ऊपर बच्चन जी ने कि इनके यहाँ एक तरफ आधुनिकता की बात मिलती है, दूसरी तरफ अराजकता की बात मिलती है, लेकिन मोचीराम में पहुँच के धूमिल में ये निहायत संयमित हो चुका है। निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई कविता है मोचीराम। एक मोची है जो हर एक व्यक्ति को एक जोड़ी जूते की, उसके दृष्टि में हर एक व्यक्ति एक जोड़ी जूता बस है, क्योंकि वो जूता ही उसके सामने आके खड़ा होता है, वो जूता ही उसे पॉलिश करता है और जूते की वजह से ही उसका रोजगार चल रहा है। तो वो एक जोड़ी जूते के रूप में ही देखता है और उसके और क्या विचार हैं वो कविता में आप पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, मोचीराम के औजारों के पास शब्द हैं, वे बोलते हैं, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। ये कौन कह रहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं।
एक काव्य पंक्ति धूमिल की है, बहुत प्रसिद्ध है, उसे भी ध्यान रखना है आपको कि वे कहते हैं कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। ये किसकी पंक्ति है? धूमिल की। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं की, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो नए तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, वहाँ पे आपको गंभीरता से इन हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना होगा, इनके तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। वो सारी बातें आपको हमारी इस क्लास में एक जगह पे कलेक्टिव ढंग से हमने परिश्रम करके आपके लिए तैयार किया है। ज़रूर क्लासेस में बीच में गैप हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि फरवरी में जो काव्य के हिस्से को हमें ख़त्म करना था, हमने लगभग पूरे हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे गद्य वाले हिस्से में पहुंचेंगे। तो अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इन दोनों कवियों के महत्वपूर्ण कविताओं जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनका पाठ करके देखेंगे। पंक्तियों को पहचानने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बार हम इनका पाठ कर लें। तो आप कविता पाठ के हिस्से को भी जरूर देखें। तो शुरू करते हैं कविता का वो हिस्सा। तो देखते हैं सबसे पहले नागार्जुन की कविताओं के विषय में कि नागार्जुन की कविताएं कौन कौन सी हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अकाल और उसके बाद, ये पहली कविता है जो उसमें हमें पढ़ना है। हमने इसके विषय में बताया कि ये सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में प्रकाशित है, 1959 ईस्वी में ये प्रकाशित है। अकाल और उसके बाद कविता में क्या है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो यूजीसी में कैसे प्रश्न पूछते हैं? कौन कौन से जीव जंतुओं की बात हुई है? कुतिया, छिपकली, चूहे। तो इस तरह की जो जीव हैं उनके विषय में क्रम देकर के पूछ लिया कि किसके बाद कौन सा पूछा गया है। हालांकि इसमें ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें उस ढंग से भी देखना होगा। तो आगे देखते हैं क्या है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। एक कौवा भी है यहाँ पे एक जीव के रूप में। तो 1952 इस कविता का जो रचना वर्ष बताया गया है, तो इसे थोड़ा सा हमें देख लेना है कि ये कविता बहुत प्रसिद्ध है नागार्जुन की। इसमें अकाल के दौरान मृत्यु की जो विभीषिका, जीवन पर आए हुए संकट को किस तरह से दाने के प्रवेश से, किसान के परिश्रम से, प्रकृति की जो प्रदेय है प्रकृति का उसके प्रवेश से मनुष्य का जीवन जो अकाल मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा था, कैसे उसमें जीवंतता आती है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं कि एक दाने के आगमन से पूरे माहौल में सरगर्मी हो गई है, माहौल में हलचल है। कौवा भी तलाश में है, उसके लिए भी कुछ दाने पानी का तलाश है। चूहे, छिपकली, कुतिया, मनुष्यों के जो चूल्हों से धुएं निकल रहे हैं, यानी पूरी गतिविधि, एक एक्टिविटी शुरू हो गई एक दाने के प्रवेश से। तो आप अकाल की उस स्थिति को समझ सकते हैं इस कविता के माध्यम से। एक दूसरी कविता है गुलाबी चूड़ियां। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। तो ये गुलाबी चूड़ियां कविता है। अब आगे देखेंगे इसका हिस्सा कि झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा। आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। ये वात्सल्य की कविता है, वात्सल्य का नमूना है, बच्चन जी ने कहा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्न पर, और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। इतना कह के वो फिर से, उसकी आंखों में वात्सल्य उमड़ पड़ा और वो फिर सड़क की ओर देखने लगा। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूं। वो तो बस यूं ही कुछ पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। तो ये इतनी जो वात्सल्य से भरी हुई ये कविता है, आप इसका अध्ययन करें, इसे पढ़ें और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखें, बादल को घिरते देखा है, ये युगधारा में ये कविता प्रकाशित है, युगधारा काव्य संग्रह में, कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को,
मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो जो प्रकृति का एक रूप है, प्रकृति से नज़दीकी, उससे प्रेम है। आप देखेंगे कि कल्पना की कैसे बादल को घिरते हुए कोई कवि देख रहा है। जो हमने कहा कि स्वभावतः वो घुमक्कड़ थे, तो घुमक्कड़ी में वे जहाँ जहाँ गए उन्होंने प्रकृति को नज़दीक से देखा। और आगे कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय के उस उच्च शिखर पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को तिरते देखा है। वो हंस तिक्त और मधुर विसतंतु, जो कमल दल की नाल है, उनमें से अपने लिए भोजन तलाश रहे हैं, जिसमें तिक्त और मधुर दोनों रस मिल रहे हैं। ऐसे हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला रुण की मृदु किरणें थी, अलग अलग स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्णाभ शिखर जिन पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा हो कि सफ़ेद बर्फ सोने की तरह चमक रही हो। अलग अलग स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी की, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। यानी अगल बगल ही हैं, लेकिन सारी रात एक दूसरे से अलग ही बितानी है और पूरी रात्रि से ही ऐसा लगता है चिर अभिशापित वो चकई चकवा। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो इस काव्य को, अगर आप इस कविता को एक बार दोहरा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छे से इस कविता का अर्थ आप समझ पाएंगे। जैसे है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई वह उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये पंक्ति थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान रखना है। वो थी ये, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई वह उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। तो इस तरह के जो कुबेर हैं, जिनके बारे में कहा था कि कुबेर हैं, या कोई अलका रहती है, या कालिदास का जो व्योम प्रवाही गंगा जल, जो आसमान में उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से गंगा जल को लहरा दिया या धारा उसकी प्रकट कर दी, तो ऐसे लोग कहाँ गए, कुछ पता नहीं लग रहा है। मेघदूत का भी पता नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। वहाँ का एक अलग ही वातावरण है, अलग ही छवि है पूरी, वो सब कुछ देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुमलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो ये आप पढ़ें तो इतनी इतनी जो प्रकृति का एक सौंदर्य, जो एक मनुष्य की आंखों से प्रकृति का क्या सौंदर्य हो सकता है, वो इस कविता में दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये कविता नागार्जुन जी की है। एक दूसरी कविता है कालिदास। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया,
रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? एक कवि रोया था या उसके काव्य में कोई पात्र रो रहा था? एक कवि ही रोया होगा अपनी काव्य के माध्यम से। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उस पुष्कावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये कविता नागार्जुन जी की है, बहुत प्रसिद्ध है। ये सारी कविताएं आपको ध्यान रखना। यहाँ पाठ करके हमने केवल ये ऐसा प्रयास किया कि आप समझ पाएँ कि वो कविता क्या है, उन कविताओं में क्या क्या है। आप पहचान पाएंगे बहुत आसानी से यदि आपने मन से एक बार पढ़ लिया होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये किसकी कविता है। ऐसे ही धूमिल की मोचीराम कविता है, उसके विषय में थोड़ा सा हम पाठ कर लेते हैं। लंबी कविता है लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देखते हैं कि जैसे रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला। रापी जिससे जूते में छेद करता है मोची। रापी से उठी आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। ये कोई एक मोची कह रहा है कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, मोचीराम कविता की है, धूमिल ने लिखी हुई है कि एक मोची क्या सोचता है किसी मनुष्य के आने पर उसके सामने, क्योंकि मनुष्य अपना शरीर नहीं अपने जूते को आगे करता है उसके सामने। तो वो यही कह रहा है कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हर आदमी मेरे निगाह में एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर किसी न किसी नाप से ही वो जूता पहन रहा है, वो 8 नंबर का ही आदमी है। तो आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है और रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता रहता है। यानी जरूर हर आदमी एक जोड़ी जूता है, लेकिन वो है क्या? वो एक आम आदमी है जिसमें तरह तरह के जूते उसके सामने आ रहा है। कोई फटे हैं, किसी के जूतों से उसके अंगूठे झांक रहे हैं, और उसी झांकती अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है कि नए जूते के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो जूतों को बदल सके। तो सिलाई करवा करके वो किसी तरीके से अपना काम चला रहा है, लेकिन वो अपमान की जो एक चोट है वो अपने हृदय पर सहता है, नए जूते न ले पाने की। आगे मोची कहता है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। देखिए कितनी शानदार कविता लिखी है उन्होंने। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से कि एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो? अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है, देखिए जूतों के टाइप बता रहे हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है सैर को। वह न अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। पैर में पहन करके वो सैर को निकल रहा है, न वह अक्लमंद है न समय का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर हड़बड़ी है। देखिए ये कविता की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। वह न अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पट्टो,
घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। नामा माने जो मजूरी है, नामा देते वक्त साफ नट जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है, नहीं देना चाहता। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। ये काव्य पंक्ति भी ध्यान रखना है कि चोट जब किसी के पेशे पे आप देंगे तो कहीं न कहीं एक चोर कील है जो आपके जूते में दबी है और कहीं न कहीं आपको वो चोट देगी और आपकी उंगली में गड़ेगी। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। वो मोचीराम आदमियत को नहीं भूलता है। वो कह रहा है कि एक जोड़ी जूते को जो मैं अपने पेशे का काम मान रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे उस जूते के बीच में एक आदमी भी है जिस पर टांके पड़ते हैं। वो जीवन से मारा है, थका हारा है, जीवन पर के बार बार हथौड़े पड़ रहे हैं और टांके उसकी ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं और वो बार बार अपने आप को सिल के बाहर निकलता है, अपने जीवन को फिर से चलाता है, फिर फटे को सिलता है, मन को अपने बांधता है, फिर अगले दिन निकलता है। तो वही वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के लिए अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर भी या रोटी दलाली करके रोटी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर आपके पास जीने के लिए कोई तर्क नहीं है तो आप दलाली करिए, रोजी रोटी कमाइए, कोई फ़र्क नहीं है गलत काम करने में। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन तो तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मौसम तो उसे भी लुभाता है, क्योंकि मौसम की ओर वो भी देखना चाहता है, लेकिन जूते से अलग, रापी से अलग वो कुछ देख ही नहीं पाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये लंबी कविता है मोचीराम, और एक मोची के जीवन का जो उसके अनुभव हैं, जो पीड़ा है, वो सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी इस कविता के माध्यम से। आप समझ पाएंगे। एक सच्ची बात नाम की कविता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कि बाड़ियां फटे हुए बांसों पर फहरा रही हैं और इतिहास के पन्नों पर धर्म के लिए मरे हुए लोगों के नाम। बात सिर्फ इतनी है कि स्नान घाट पर जाता हुआ रास्ता देह की मंडी से होकर गुजरता है, और जहां घटित होने के लिए कुछ भी नहीं है, वहीं हम गवाह की तरह खड़े किए जाते हैं। कुछ देर अपनी ऊब में तटस्थ और फिर चमत्कार की वापसी के बाद भीड़ से वापस ले लिए जाते हैं। वक्त और लोगों के बीच सवाल शोर के नापने का नहीं, बल्कि उस फासले का है जो इस रफ्तार में भी सुरक्षित है। वैसे हम समझते हैं कि सच्चाई हमें अक्सर अपराध की सीमा पर छोड़ आती है। आदतों और विज्ञापन से दबे हुए आदमी का सबसे अमूल्य क्षण संदेहों में तुलता है। हर ईमान का एक चोर दरवाज़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, ध्यान रखिएगा। हर ईमान का एक चोर दरवाज़ा होता है जो संडास की गली में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आंखों के ठीक नीचे ही नाक है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आंख के ठीक नीचे ही नाक है। तो पाठ्यक्रम में ये सारी कविताएं शामिल हैं, हमें देखना है, महत्वपूर्ण है ये सारी कविताएं। और आपको इन कविताओं से जब आप गुजरते हैं तो आपको बस ये विश्वास होता है कि आपने पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से पढ़ा है, कविताओं को एक बार अपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, तो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो साथियों, यहाँ से हम कविता के खंड को समाप्त करते हैं और अब हम प्रयास करेंगे गद्य खंड की महत्वपूर्ण जो नाटक हैं, जो कहानियाँ हैं, जो निबंध हैं, अन्य गद्य विधाओं की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए, लगातार ये बैच चलती रहेगी
और विश्वास रखिए हम पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्सों को जरूर कवर करेंगे ताकि आप परीक्षा के दौरान पूरे विश्वास के साथ शामिल हो सकें। नमस्कार।